तो क्वेश्चन किए और प्रियदर्श ने। यस सर। अच्छा, तो आज जो तुमने क्वेश्चन भेजे थे हम उनको डिस्कस करें या जो पिछली बार भेजे थे वो? सर मैंने जो आपको क्वेश्चन भेजा ना उसमें वो भी है जो मैंने लास्ट टाइम भेजे थे, अच्छा, वो भी है उसमें। वो भी है इसमें। हाँ ठीक, अभी देखता हूँ। सर, मतलब ऐसे ना कुछ क्वेश्चंस वो भी है जो मतलब थोड़े बहुत मेरे को कंसेप्ट आता है, बट कुछ कुछ जगह में मुझे डाउट्स हैं क्वेश्चंस में, वैसा अच्छा, है। ऐसे सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन लें बताओ जिसमें तुमको डाउट है? सर वो जो रोलिंग वाले क्वेश्चंस है ना, हम्म जो प्योर रोलिंग वाले है ना, जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी दी है, एक लीनियर वेलोसिटी दी अभी है। अभी करता हूँ स्टार्ट, रुको। क्वेश्चन बताओ कौन सा वाला। सर जैसे हम, तो जैसे ये वाला है ना, यूनिफॉर्म रिंग सर्कुलर ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस आर, ये वाला। इज गिवन अ बैक स्पिन, ऐसे। अच्छा, तो इसमें है। हम्म सर पहले तो सर बैक स्पिन मतलब क्या होता है? A uniform circular disk of radius r is placed on a rough horizontal surface and given a linear velocity v naught and angular velocity omega naught as shown. The disk comes to rest after moving some distance to right. It follows that. ये वाला क्वेश्चन कर रही हो? तो ये अच्छा, मतलब ये भी सर सिमिलर कंसेप्ट यूज करता है अच्छा, विद। और कौन सा बोलो जरा, पहले वही लेते हैं। सर ये वाला है ना, एक है कि a uniform ring of radius r is given a back spin of angular velocity v naught by 2r। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क दिख गया मुझे, बाइनरी स्टार दिख गया। सर उससे पहले वाला, जस्ट उससे पहले वाला बाइनरी स्टार के पहले। Uniform ring of radius r is given a back spin of angular velocity v naught by 2r and thrown on horizontal rough surface with velocity of center to be v naught. The velocity of center of the ring when it starts pure rolling. चलो, तो इसी को डिस्कस करते हैं, लेकिन बेटा मुझे ना ये क्वेश्चन बताने से पहले तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। नहीं सर, मतलब मुझे ना ये जो रिलेटेड इसका कंसेप्ट है सर, मेरे नहीं को रुको, थोड़ा बहुत मुझे आता नहीं, है। मुझे रुको, मुझे चेक करना पड़ेगा पहले। हाँ। तो जो मोशन होता है, रोलिंग मोशन की कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे पहले कि रोलिंग मोशन की कंडीशन होती क्या है ना। तो मान लेते हैं कि ये है हमारे पास एक रिंग या कोई भी बॉडी है जो कि रोल कर सकती है, और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वी नॉट और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट के बराबर। ठीक है, ये सिचुएशन हमने ले ली है इसमें। अब इसमें रोलिंग की कंडीशन बताओ, पेयर रोलिंग की कंडीशन क्या है? सर v is equals to r। अच्छा, मान लो कि अब हमने ऐसा मान लिया कि ये जो बॉडी है ये रोल कर रही है एक ट्रॉली पर, हाँ और ये ट्रॉली जो है इसकी वेलोसिटी है वी टी। अब रोलिंग की कंडीशन क्या होगी? सर, यहाँ पे आएगा v नॉट, ये सामने है और ये पीछे है, तो v नॉट माइनस r ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू v। हाँ, वेरी गुड। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी है वो है वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट आर। अगर इस पॉइंट को हम किस पर मान लें, इस पॉइंट को अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये रिंग पर है तो इसकी वेलोसिटी है वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट आर। इसी पॉइंट को ट्रॉली पर मान लें तो कितनी है वेलोसिटी इसकी? वी टी है। ठीक है, अब अगर प्योर रोलिंग मोशन है तो रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होना चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम ज़ीरो तब होगी जब वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो। तो ये तो क्लियर हो गया है ना। अब देखो ज़रा, अब मुझे ये बताओ थोड़ा सा कि अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, अब मैं रिंग बना रहा हूँ कहाँ पर? ग्राउंड पर बनाता हूँ रिंग। ठीक है, तो रिंग को बनाया मैंने ग्राउंड पर, मैं एक रिंग बना रहा हूँ। ये है, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इस पर कौन कौन से फोर्स बनाएंगे हम? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स पास हो रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन पास हो रहा होगा, और हम मान लेते हैं कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी है वी नॉट बाई 2r और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वी नॉट। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी, पहले ये चेक करो ये प्योर रोलिंग मोशन है कि नहीं है।
है पेयर रोलिंग? एक मिनट से ये नहीं सर, ये नहीं है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट, एक चीज़ एस्टेब्लिश हो गई कि इट इज़ नॉट इन। नॉट ए पेयर रोलिंग मोशन। तो फिर ये स्लीपिंग है। कौन सी स्लीपिंग है? सर कौन सी स्टेप में होगा? ये फॉरवर्ड स्लीपिंग है कि बैकवर्ड स्लीपिंग है? अच्छा अच्छा, वैसे ये पीछे है, ये सामने है, वी नॉट सामने, मेरा पीछे तो ये सामने, तो बैकवर्ड स्लिपिंग मतलब फ्रिक्शन बाहर पीछे लगेगा। ये कैसे पता किया तुमने कि ये बैकवर्ड स्लीपिंग है या फॉरवर्ड स्लीपिंग है? सर जैसे वी नॉट की अगर हम डायरेक्शन देखें, वी नॉट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम्म और अगर हम नीचे देखेंगे ओमेगा नॉट आर की जो डायरेक्शन आएगी वो टुवर्ड्स द लेफ्ट आएगी, तो वी हम्म नॉट बाई टू आएगी उसकी वैल्यू, तो वी नॉट ज़्यादा है उससे, तो वो फॉरवर्ड में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। अच्छा, अब मुझे बताओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी है कितनी? सर वी नॉट बाई टू, हाँ, और ये किस डायरेक्शन में है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। राइट साइड में है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद रखना क्लैरिटी के लिए कि जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो फॉरवर्ड स्लीपिंग है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फॉरवर्ड स्लीपिंग है। ठीक है, ठीक है सर, तो हाँ। ये हो जाएगा किस चीज़ का केस? फॉरवर्ड स्लीपिंग का केस है। और अगर इसका अपोजिट है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कहाँ हो? टुवर्ड्स द लेफ्ट। हाँ, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे याद रखना। ठीक है, अगर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर इधर है और सेंटर ऑफ मास की राइट में है, तो ये बैकवर्ड स्लिपिंग होती है। बैकवर्ड स्लिपिंग को ही कई जगह पर ना ये बैक स्लिपिंग कह दिया जाता है। यस। तो इस क्वेश्चन में जो कहा गया है ना कि क्या कहा गया है? बैक स्पिन। तो बैक स्पिन का मतलब यही है इसमें। तो बैक स्पिन का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म रेडियस आर है और एंगुलर वेलोसिटी है वी नॉट बाई टू आर, और बैक स्पिन करके फेंका है। इसका मतलब बेटा ये है इसमें कि इसको ओमेगा तो ऐसे दिया है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वी नॉट, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो है वी नॉट बाई टू आर के बराबर। ये हुआ बैक स्पिन का मतलब। क्लियर है ये? यस सर, हाँ। अच्छा, अब इसमें आगे डाउट बताओ अपना। सर इसमें ना मतलब मुझे ये डाउट होता है कि जब ये द कंडीशन व्हेन इट कम्स टू प्योर रोलिंग, तो हमें तो ये इक्वेट करना होता है यूजिंग द लॉज ऑफ मोशन, वो इक्वेट करना पड़ता है। हाँ, सर उसमें मुझे कंफ्यूजन होती है कि नेगेटिव साइन कब लेना, पॉजिटिव साइन लेना होता है कब, मतलब जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है कब ओमेगा डिक्रीज कर रहा होता है, अच्छा वहाँ अच्छा, पे जाके मैं ठीक थोड़ा है। सा अभी करते हैं इसको प्लस माइनस। देखो, इस प्लस माइनस को लेने के लिए ना हमको वेलोसिटी इंक्रीज हो रही या डिक्रीज हो रही से कोई मतलब नहीं है। हम तो अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड कर लेंगे और सारी चीज़ें हम उसी के हिसाब से रखेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ही सारी चीज़ें रखना है। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वी नॉट और एंगुलर वेलोसिटी है इसकी वी नॉट बाई टू आर के बराबर। और पूछा गया इसमें द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग व्हेन इट स्टार्ट्स पेयर रोलिंग। तो मान लेते हैं कि जब पेयर रोलिंग स्टार्ट होती है तब इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? वी के बराबर, और ये कहीं आगे जाके होगी पेयर रोलिंग स्टार्ट। तो हम मान लेते हैं कि ये पेयर रोलिंग स्टार्ट होती है यहाँ पर, जब ये इधर पहुँच जाएगी फाइनल पोजीशन पर। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है? लेफ्ट साइड में ना। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी की तुमने कैसे डिसाइड किया कि ये पीछे की तरफ लग रहा है? सर ये हमने कैलकुलेट अभी किया था ना, v minus r omega at the point of contact, वहाँ पे v naught by 2 in the forward direction। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ कितना है बेटा? सर v naught by 2। गलत, दोबारा देखो। अच्छा सॉरी सर 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 हाँ, 3
तो वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट कितना है, वी नॉट बाई 2r इंटू आर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 वी नॉट बाई 2 के बराबर, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गई। अब जब पेयर रोलिंग स्टार्ट हो रही है तब हमने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी भी कैसी हो गई है उसकी ओमेगा के बराबर, ठीक। और पेयर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू ओमेगा आर के बराबर, है ना। इतना लिखा जा सकता है। अब हम इक्वेशन लिखेंगे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए पहले। तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू, चलो तुम रखना इसकी वैल्यू, मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखूँगा यहाँ पर। तो v कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब जहाँ पर पेयर रोलिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ, तो इसको तो हमने v ही लिखा। u की जगह क्या लिखेंगे हम, नहीं v नॉट। एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, अब वो निकालना पड़ेगा। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है एक, वो है केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन, और उसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है। अच्छा, अब न्यूटन सेकंड लॉ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन लिखें तो F की इक्वल टू आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, MACM। ये कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक या स्टैटिक? हाँ, इसमें डाउट की बात ही नहीं बेटा। जब स्लिपिंग हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, ओबियसली काइनेटिक की फ्रिक्शन है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है म्यू एन, और एन कितना होगा यहाँ पर mg। तो म्यू mg इक्वल टू MACM लिख लिया हमने, m कैंसिल हो जाएगा। तो ACM कितना हो गया इसमें, म्यू जी के बराबर। अब इसकी डायरेक्शन किधर है बताओ, एक्सेलरेशन की? हाँ, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स लेफ्ट में है तो एक्सेलरेशन भी लेफ्ट में ही है। अब बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करना चाहती हो, ये वाला जो नॉर्मली लिया करते हैं हम x y, ये ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो उसको हमने लिख दिया माइनस म्यू जी इंटू टी। तो इसमें भी तुमको डाउट नहीं आता होगा, तुमको आता होगा बेसिकली रोटेशन की इक्वेशन, वो एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन लिखने में। तो अब मैं फिर कौन सी इक्वेशन लिख रहा हूँ, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लिखूँगा। अब उसके लिए मुझे पहले अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा के लिए मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैंने लिया टॉर्क। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, कौन कौन से फोर्सेस देंगे टॉर्क? हाँ, तो फ्रिक्शन को मैं लिख लेता हूँ म्यू mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इक्वल टू आई अल्फ़ा। अब ये बॉडी क्या थी, रिंग थी इसमें, तो फिर हाफ mr स्क्वायर कर रिंग दिया हुआ है, तो mr स्क्वायर हो जाएगा ये इंटू अल्फ़ा। अब यहाँ से अल्फ़ा कितना है हमारे पास, म्यू जी बाई आर के बराबर। अब मुझे ये बताओ कि टॉर्क का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्या है? इसका है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा देखो, इतना टाइम नहीं लगाओ। देखो कैसे किया करो, दो वेक्टर बनाया करो, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी वेक्टर की तरह से ट्रीट करो, ठीक है। दोनों वेक्टर होने चाहिए टेल ऑन टेल, क्योंकि वेक्टर का एंगल निकालते हैं तो उनको टेल ऑन टेल बनाते हैं। तो फ्रिक्शन मैंने बना लिया यहाँ पर ये Fs, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं इसके टेल से स्टार्ट करूँगा इस वेक्टर के। तो मैं कहाँ पे बनाऊँ इसको, नीचे या ऊपर? हाँ, टेल पे मैंने पेन रखा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है मैंने नीचे बनाई डी, क्योंकि मैं टॉर्क निकाल रहा हूँ किसके अबाउट, इसके सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट। तो परपेंडिकुलर खींचने के लिए मुझे यहाँ से स्टार्ट करके नीचे आना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, उस परपेंडिकुलर को पूरा शिफ्ट करता हूँ, दोनों का टेल एक साथ आ जाए, राइट। तो दोनों का टेल एक साथ आ गया है, तो डी क्रॉस एफ कर लिया करो, तुमको इतना टाइम नहीं लगेगा। कैसा ये डी क्रॉस एफ क्लॉकवाइज है।
नहीं नहीं, माइनस प्लस की बात ही नहीं कर रहा मैं केवल तुमसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूछ रहा हूँ अभी। अच्छा 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 अच्छा, मैं फिर से घुमा दे ऐसे आपने। केवल घुमा के देखो, डी क्रॉस एफ करके देखो इसको, अच्छा ऐसे राइट हैंड से फिंगर्स को रखा तुमने डी की तरफ, एफ की तरफ घुमा दिया ऐसे, तो क्लॉकवाइज आ गया, राइट। प्रॉपर करेक्ट। अच्छा, अब ये है अगर क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन तो हम अब देखेंगे। अगर ये क्लॉकवाइज है तो थंब कहाँ जा रहा है हमारा, माइनस के कैप या प्लस के कैप? सर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो माइनस के कैप हुआ ना। हाँ। तो अल्फ़ा की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव z एक्सिस की डायरेक्शन में है। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी की वैल्यू, ठीक है। तो ओमेगा को क्या लिखें हम, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को लिखा हमने ओमेगा। अब तुमने ओमेगा को पॉजिटिव लिख रही हो या नेगेटिव, यहाँ पर क्या लेना चाहती हो बताओ। ये जो ओमेगा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव? अब इसमें हाँ प्रियदर्शनी, इसमें क्या है ना, सिंपल सी चीज़ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना, हाँ तो इसके हिसाब से लिखो। सर, तो माइनस ही लिखना हाँ, तो ये ओमेगा किस डायरेक्शन में है? सर, ये नेगेटिव के का डायरेक्शन। हाँ तो उसको माइनस कर देते हैं हम, माइनस कर दिया। और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को कितना लिखें हम, वो है वी नॉट बाई v नॉट बाई 2r। टू आर। ये प्लस या माइनस? सर ये तो ये से है ना, ये बाहर ही रहा था, ये प्लस लिखना। हाँ, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में है, हाँ थंब आउटवर्ड आएगा। और प्लस अल्फ़ा बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव? तो नेगेटिव। तो माइनस म्यू जी बाई आर इंटू टी के बराबर, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई। अब मुझे प्लस माइनस में कन्फ्यूजन क्या है ये बताओ। नहीं सर, अब मतलब समझ। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें जो ओमेगा था उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर, क्योंकि यहाँ पर पेयर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो माइनस तो ओमेगा बस सर इक्वेट कर सकते हैं ना, v इज इक्वल टू r ओमेगा। और वी नॉट बाई टू आर माइनस म्यू जी टी अपॉन आर। अब क्या काम करो, म्यू जी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाल दो। पूरा म्यू जी टी कितना है, अच्छा तो ये म्यू जी टी की वैल्यू कितनी है, वी नॉट माइनस वी के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं इसको हम, ठीक है। और अब मैं नहीं कर रहा हूँ, अब तुम करो। म्यू जी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। हाँ। एक मिनट सर। क्या हुआ प्रियदर्शनी, बहुत v इज इक्वल टू v नॉट बाई 4 आ रहा है। पता नहीं, मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना। अच्छा, मेरा तो सर ये आ रहा है, ये देखो v नॉट। लेट्स चेक इट वंस। माइनस वी बाई आर इक्वल टू वी नॉट बाई टू आर माइनस म्यू जी टी की वैल्यू है वी नॉट माइनस वी अपॉन आर के बराबर। आर 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 सारा कैंसिल हो जाएगा और फिर ये बचता है माइनस वी इक्वल टू वी नॉट बाई टू माइनस वी नॉट
प्लस वी के बराबर। तो सॉल्व करने पर कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा? तो मेरा v is equals to v naught by 4 आ रहा है। और आंसर क्या दिया हुआ है इसका? सर मेरे पास आंसर की नहीं, ऑप्शन में v naught by 4 है। आंसर की भी रखा करो बेटा। आंसर तो खैर ये वी नॉट बाई 4 ही आ रहा है, तो ये वी नॉट बाई 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा और बताओ, अब ना इसी ट्रैक पे चलो जरा, अभी इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन पूछो जिनमें तुम्हें कन्फ्यूज़न है। सर ये वाला तो फिर हो जाएगा, दूसरा एक और इस टाइप का क्वेश्चन है, ये तो सर हो जाएगा फिर। कौन सा वाला? यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, इससे पहले आप जो क्वेश्चन बता रहे थे। अच्छा द डिस्क, अच्छा इसमें पूछा है द डिस्क कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस टू राइट, इट फॉलोज दैट। ये कैसे करोगी ये वाला क्वेश्चन? सर ये तो फिर मेरे हिसाब से टाइम व्हेन इट स्टार्ट्स टू प्योर मतलब द टाइम व्हेन इट स्टार्ट्स टू रोल, मतलब प्योर रोलिंग, वो निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही करना पड़ेगा। नहीं रुको जरा, ऐसे नहीं ध्यान दो, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना उस पर हम बात करेंगे। पहले जरा मुझे थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताओ कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। सर मतलब ऐसे डेफिनेशन तो सर थोड़ा, फॉर्मूला बताओ एंगुलर मोमेंटम का। सर एक तो है मतलब आई ओमेगा है एक एंगुलर मोमेंटम का, और एम वी आर भी है। फिर अगर इनमें क्या फ़र्क है दोनों में? सर एक तो मतलब एंगुलर मोमेंटम तो आई ओमेगा है, और मतलब लीनियर मोमेंटम एम वी आर। देखो एंगुलर मोमेंटम एक होता है पार्टिकल के लिए हाँ और एक होता है रिजिड बॉडी के लिए। यस। अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ना, जो थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया वो क्वेश्चन, और ये जो तो हम देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व किससे होंगे? एंगुलर मोमेंटम से। हाँ ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं एंगुलर मोमेंटम से। तो पहले तो मुझे एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताओ, वो पढ़ना पड़ेगा आगे के जो कॉन्सेप्ट है ना उसके लिए। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल क्या होता है बेटा, बताओ फॉर्मूला बोलो। आई ओमेगा। नहीं, पार्टिकल का आई ओमेगा नहीं होता है। ऐसे तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है एल इक्वल टू आर क्रॉस एम बी, जिसमें आर क्या चीज़ है? आर इज द पोजीशन। हाँ, ये किसके अबाउट लेते हैं? जिसके अबाउट हम जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है उस पॉइंट के अबाउट है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और एम वी क्या हो जाएगा उसका? लीनियर मोमेंटम। इसको मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम को, जैसे इनर्शिया है, इनर्शिया का मोमेंट क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कोई चीज़ जब रोटेट करने लगती है, रोटेशन में जाती है, तो फिर उनकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम क्या लेने लगते हैं? मोमेंट लेने लगते हैं। तो जैसे मोमेंट, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे जा रही है तो स्ट्रेट लाइन पे अगर जा रही है तब तो उसमें क्या होगा? केवल इनर्शिया होगा। लेकिन अगर घूम रही है तो फिर हम कहते हैं ये इनर्शिया का मोमेंट ले लिया हमने, और उसको लिखते हैं हम एम आर स्क्वायर। इसी तरह से फोर्स का जो मोमेंट है, फोर्स का मोमेंट क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। इसी तरह से लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंट होता है उसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास लीनियर मोमेंटम। अब इसके बाद अगर रिजिड बॉडी के लिए लिखना है एंगुलर मोमेंटम, तो वो क्या होता है? ये आई ओमेगा। ये आई ओमेगा नहीं, ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम
अबाउट सेंटर ऑफ मास। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये तुमने बहुत जगह यूज़ किया है। जैसे किसी पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी निकालनी है तो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन चाहिए है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास। ऐसे ये एंगुलर मोमेंटम के लिए है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। अभी ये पूरी तरह से दिमाग में सेट हुआ नहीं होगा मैंने जो कहा है, अभी समझो मैं क्या बता रहा हूँ। तो जैसे हम काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी जब निकालते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, सर वैसा आप कह रहे हो ना? हाँ अब समझना आराम से। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास जब हम निकालते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है वो एक पार्टिकल है। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कौन सा है? ये आर क्रॉस एम बी या एम बी आर। तो इसके एंगुलर मोमेंटम के ना दो कंपोनेंट हैं रिजिड बॉडी के। एक तो ये वाला हो गया एम बी आर प्लस, अब दूसरा एंगुलर मोमेंटम वो होता है जो कि ऑब्जर्वर कहाँ बैठ गया है? सेंटर ऑफ मास पर। तो कोई ऑब्जर्वर जब सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाता है तो बॉडी का उसको क्या दिखेगा? केवल रोटेशन दिखेगा। फॉर ए ऑब्जर्वर सिटिंग एट द सेंटर ऑफ मास बॉडी हैज़ ओनली प्योर रोटेशनल मोशन। उसको ट्रांसलेशनल मोशन नज़र नहीं आएगा, उसको केवल प्योर रोटेशन दिखेगा अगर कोई किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर बैठा हुआ है तो। क्योंकि ट्रांसलेशनल क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि बॉडी के साथ साथ वो खुद भी मूव कर रहा होगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास वाली जो टर्म है ना, ये होती है आई सी एम इंटू ओमेगा के बराबर। ठीक है? अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जो तुम ऊपर देख रही हो ये मैंने बनाई है डायरेक्ट रिजिड बॉडी। इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वी नॉट और एंगुलर वेलोसिटी है मान लो, अच्छा वी नॉट ही है, और ये प्योर रोलिंग का केस मान लेते हैं हम। और मान लेते हैं कि ये स्फीयर है। हमने मान लिया कि ये जो बॉडी है क्या है? एक स्फीयर है। ठीक है? तो इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पहले क्या करना है, हम किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं उसको समझ लेते हैं कि वो पॉइंट ए है, और पूरी बॉडी का मास कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट मानेंगे हम? उसके सेंटर ऑफ मास पर। ठीक है? तो उसका लीनियर मोमेंटम लिखेंगे फिर, तो वो कितना हुआ? एम बी नॉट। तो ये लीनियर मोमेंटम हो गया एम बी नॉट। और जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसकी। तो ये कितना हो गया? आर। तो एम बी नॉट इंटू आर, ये पहली टर्म आई इसकी। ये कौन सा एंगुलर मोमेंटम है? इसको कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है? प्लस अब दूसरी टर्म ऐड होगी आई सी एम ओमेगा वाली। तो अगर ये स्फीयर है तो अब आप किस पे बैठ गई हो? उसके सेंटर ऑफ मास पर। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो वो होगा आई सी एम इंटू ओमेगा। आई सी एम कितना होगा इसका स्फीयर का? 2/5 एम आर स्क्वायर। और पेयर रोलिंग मोशन इसलिए ओमेगा नॉट को कितना लिख सकते हैं? वी नॉट बाई आर। ये वाली जो टर्म होती है ना, ये कहलाती है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है पॉइंट ए के अबाउट, वो है 7/5 एम वी नॉट आर। अभी मैं इसमें आगे तुम्हें कुछ बताऊं उससे पहले बताओ कि तुम्हें ये इसमें क्या पूछना है अभी जो मैंने तुम्हें बताया। नहीं सही है, तो समझ आ। अच्छा, तो याद आया कि इसमें दो टर्म होती है। यस। जैसे अर्थ का एंगुलर मोमेंटम निकालना है सन के अबाउट, तो उसमें दो टर्म आएंगी। एक तो अर्थ क्या कर रही है? सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कौन सा होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और वो क्या होगा? मास ऑफ द अर्थ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ, और अर्थ से सन की डिस्टेंस आर। तो ये जो एम बी आर वाली टर्म आ जाएगी। लेकिन अर्थ खुद की एक्सिस पर भी तो रोटेट कर रही है ना, तो वो वाली टर्म भी ऐड होगी। और वो क्या होगी? आई सी एम ओमेगा। जब दोनों
हाँ ठीक है, नोट कर लो इसको। यस ओके। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर कितना होगा इसका, ये बताओ। यानी कि एल नॉट एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा बेटा, बताओ जरा। सर जीरो होगा ना? इसमें भी दो टर्म आएंगी ना। हाँ मतलब फर्स्ट वाला तो जीरो आएगा। एक एम वी नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, हाँ लेकिन आई सी एम ओमेगा आएगा, तो 7/5 एम वी नॉट आर। ठीक है, चलो अब मैं एक पॉइंट, 7/5 सॉरी 7/5 नहीं, 2/5, ये बचेगा 2/5 एम बी नॉट आर के बराबर। ठीक है, अच्छा अब मैं एक पॉइंट और सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ये पॉइंट लिया मैंने बी, और जो ये डिस्टेंस है यहाँ से, इसको लिखा मैंने 4r के बराबर। अब बी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ जरा बेटा, कितना हो जाएगा। सर इसमें सर फर्स्ट टर्म तो अभी mv नॉट आ रहेगा ना, बिकॉज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी सेम ही है। अभी मेरे से पूछो मत, अभी तुम बताओ अपने आप से। हाँ एक सर इसमें ना मतलब जो फर्स्ट वाला टर्म है ये तो मेरे हिसाब से mv नॉट आ ही आएगा, बट सेकंड वाले टर्म में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बिकॉज ये शिफ्टेड पॉइंट है। तो क्या हम एंगुलर मतलब जो ये ले रहे हैं हम आई ओमेगा का आई वाला पार्ट ले रहे हैं, ये भी हम अच्छा shift देखो, कर देंगे हाँ parallel। बिल्कुल, इसलिए मैंने तुमको ये दिया है, जिससे कि तुम्हारा जो कन्फ्यूज़न आए और वो दूर हो। दो टर्म लेनी है। पहली टर्म में जो एंगुलर मोमेंटम है हाँ वो लिखा मैंने एम बी नॉट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, अभी भी आर के बराबर है, यस हाँ तो एम बी नॉट आर हुआ। दूसरी टर्म मैंने क्या लिखवाई है तुमको, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो हाँ तो ये वाली टर्म तो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करती है कि आपने एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो या बी के या ओ के, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो सेम आंसर आएगा जो पहले आया था। अच्छा ठीक है ओके। तो ये हो जाएगा 7/5 एम वी नॉट आर। ठीक है, हाँ अच्छा अब हम आगे बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को। अब ये बताओ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, या एंगुलर। ये है कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 की मतलब द प्रोडक्ट। अरे प्रदर्शी यार, तुम इतनी होशियार लड़की हो, ये स्कूल वाले बच्चों जैसी बातें क्यों करती हो, सीबीएसई वाले ऐसी बातें करते हैं। अच्छा मतलब I ओमेगा इज इक्वल्स टू कौन?
अच्छा, नेट एक्सटर्नल टॉर्क किसके बराबर होता है ये बताओ? सर वो 0 होता है। अरे dl/dt होता है। अच्छा हाँ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेटा किसके बराबर होता है? टॉर्क। नेट एक्सटर्नल टॉर्क के, है ना। इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम एक्सटर्नल टॉर्क ही चेंज कर सकता है। यस। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है किसी बॉडी पर तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर किसी पर ज़ीरो कर दूं तो dl/dt कितना हो जाएगा? 0। तो इससे dl कितना आ जाएगा? 0। और इससे l क्या आ जाएगा? कांस्टेंट है। तो अब क्या बन गया लॉ? व्हेन नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0, इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, तो ये अपने आप से नोट करोगे। अब हम इसमें लिखने में टाइम नहीं लगाते हैं। नहीं सर मैं वो वाला नहीं करी, वो पहले वाला ना सर मैं भूल जाती हूँ, फिर मैं वही गड़बड़ करने लगती हूँ कि मैं पैरेलल एक्सिस लगाने लगती हूँ, तो मैं वही एक बार फटाफट से। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए ज़रूरी क्या है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम किसी एक डायरेक्शन में कंजर्व हो और दूसरी डायरेक्शन में ना हो, ये भी पॉसिबल होता है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर कोई पार्टिकल है तो उसका लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होता रहता है। नहीं, तुमको डाउट है इसमें, तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा है। हाँ बताओ क्या डाउट है? नहीं सर वैसे डाउट तो नहीं है। देखो बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है ना प्रोजेक्टाइल में, हाँ यस सर। तो उसका मोमेंटम भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ 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 सही। जैसे ये v है, ये थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? v cos थीटा। वर्टिकल होगी v sin थीटा। मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो mb cos थीटा और ये mb sin थीटा। So linear momentum in horizontal direction is constant because velocity in horizontal direction remains constant, right? And why velocity remains constant? Because there is no external force acting in the horizontal direction. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। बट वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए इस पर इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। यानी कि लीनियर मोमेंटम एक ही पार्टिकल का सेम टाइम पर एक डायरेक्शन में कंजर्व है, एक में नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है उस डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा, और जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में कंजर्व नहीं रहेगा। एंड सेम इज विद द एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो। नेट एक्सटर्नल टॉर्क जिस डायरेक्शन में 0 है, एंगुलर मोमेंटम उस डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा। लेकिन हो सकता है कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा हो और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ना हो। ठीक है, अब मैं इसमें डिटेल में ना बाद में और बताऊंगा, क्योंकि एक ही दिन में इतनी चीज़ बता दूंगा ना तुम उसको एब्जॉर्व नहीं कर पाओगी। मैं एक्चुअली मैं क्या है ना, उस क्वेश्चन पे तुम्हें दोबारा लेके आना चाहता हूँ कि उसको सॉल्व करने का तरीका बताऊँगा मैं तुम्हें। अब ये बताओ कि ये जो बॉडी है जो मैंने अभी बनाया, स्फीयर ही बना लेते हैं हम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये हो जाएगा mg, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन f के, और इसको मान लेते हैं ये पॉइंट A है, इसको O मान लिया। तो ये बताओ कि पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं इसका? नहीं सर नहीं, बिकॉज़ सर इसमें तो फ्रिक्शन का टॉर्क आ जाएगा। हाँ, अच्छा, पॉइंट ए के अबाउट कंजर्व है कि नहीं? यस। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए इज कंजर्व्ड। क्यों कंजर्व्ड है? अच्छा, अगर हमने मान लिया, अच्छा अब हम ये देखते हैं कि ये जो बॉडी है स्फीयर रोल करते हुए जाता है और आगे तक यहाँ तक पहुँच गया। क्या इसमें हर जगह एंगुलर मोमेंटम हम, अच्छा पहले ये बता दो, पॉइंट बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं?
तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट बी ऑल्सो। ठीक है, बी के अबाउट बी कंजर्व है। अब क्या हर जगह कंजर्व है? अच्छा रुको, आराम से थोड़ा सा ना सोचना, थोड़ा सा देखो। पॉइंट ए के अबाउट तो हमने टॉर्क देखा, तो एम जी का टॉर्क जीरो था क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो थी, नॉर्मल का भी टॉर्क जीरो था। लेकिन पॉइंट बी के अबाउट क्या एम जी का टॉर्क जीरो है? नहीं है। पॉइंट बी के अबाउट एम जी का टॉर्क जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट बी है, ये एम जी है। अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं तो इतनी आ जाएगी। तो एम जी का टॉर्क एग्जिस्ट करता है अबाउट पॉइंट बी, और उसके टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन बताओ तो जरा क्या आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, एम जी कैसा है, नीचे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम राइट साइड बनाएंगे, टेल ऑन टेल बना दिया, ये क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो जब एम जी का टॉर्क अगर जीरो नहीं है तो फिर तुम कैसे कह रही हो कि बी के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? सर नहीं, मतलब मैं सोच रही थी जब वो रोल करते करते जाएगा, मतलब ऐसे, मतलब वो पूरे सरफेस पे वो रोल करते करते जाएगा, तब तो सर जो नीचे वाले पॉइंट्स है तो वहाँ पे तो कंजर्व होता ही रहेगा ना, जब वो रोल करते करते। एक मिनट में समझा नहीं तुम क्या कह रही है, कंजर्व होता रहेगा मतलब? नहीं, मतलब मैं कह रही थी कि जब वो रोल करते करते मतलब जाएगा उस फाइनल पोजीशन तक, तब तो सर जो बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट है दैट लाइज ऑन द सरफेस कनेक्टिंग टू बी, वहाँ पे तो सर मोमेंटम कंजर्व होती रहेगी। क्यों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ना, एक्सटर्नल टॉर्क जब लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा? मैं पॉइंट बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना चाहता हूँ, तो पॉइंट बी के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। नेट टॉर्क मतलब जितना भी फोर्स इस पर दिख रहे हैं सभी का टॉर्क जीरो आना चाहिए। अब मेरा क्लेम ये है कि भाई एम जी का टॉर्क तो जीरो नहीं आ रहा है, तो फिर क्यों कंजर्व है? हाँ नहीं सर, मतलब इस सिनेरियो में अगर मतलब इफ आई टेक, मतलब इस सिनेरियो में फॉर एग्जांपल मैं सोच रही थी कि ये जब रोल करते करते उस डायरेक्शन उस पोजीशन पे जाएगा इधर ना, इधर। हाँ, तो तब भी एम, तब तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बढ़ती जाएगी इसकी। हाँ, मतलब मैं कुछ और नहीं करना चाहती थी, मतलब हाँ, मतलब बी पे तो ऐसे नहीं होगा, बट मैं बस ये कह रही थी कि अरे सुनो, तुम डिफेंसिव मत हो, मैं जानबूझ के चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में जो जो चीज़ें हैं वो तुम सब बोलो, जिससे मुझे पता चलेगी तुमको क्या क्या मुझे बताना है। बोलो जरा, तुमने क्या क्या सोच के कर रही हो इसको? सर मतलब मैं यही सोच रही थी कि सर जैसे ये रोल होता जा रहा है तो इसका ए पॉइंट भी आगे आगे खिसकता जा रहा है ना, तो मैं नहीं नहीं, ये स्टार्ट ही ए से कर रहा है, बी से स्टार्ट नहीं कर रहा है। अच्छा ये स्टार्ट ही कर रहा है कहाँ से? ए से मूव कर रहा है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं हम कहाँ से? हाँ, मतलब ये इनिशियली कहाँ पर है? ये पॉइंट ए पर है एट टी इक्वल टू ज़ीरो, और जो मैं कंजर्व करा रहा हूँ वो कौन सा पॉइंट लिया है मैंने? बी। ठीक है, तो अगर ये जो डिस्टेंस है यहाँ की, इस डिस्टेंस को लिखूँ मैं एक्स ए के बराबर, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एम जी, उसका तो टॉर्क एग्जिस्ट करता है यार, कितना होगा? एम जी इंटू एक्स ए के बराबर। जब ये थोड़ी देर बाद और आगे चला जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तब भी जीरो नहीं होगा ये तो जब एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है उसके बावजूद भी कंजर्व क्यों है, या है भी कि नहीं कंजर्व? सर मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट ही वो कंफर्म हो पाएगा, बाकी अरे भाई, ये बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है क्या? अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट कंजर्व कैसे हो जाएगा ये भी मुझे समझाओ जरा। जैसे ये है एम जी, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो था ए, हाँ तो ए के अबाउट तो जब ये दूर चला जाएगा तब फिर कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि तब नहीं हो पाएगा। अरे तो जब हम एंगुलर मोमेंटम बेटा कंजर्व कराते हैं तो जैसे दो पोजीशन पे कंजर्व कराना है, तो इसका मतलब ये होता है कि उन दोनों पोजीशन के बीच हर इंस्टेंट पे कंजर्व रहना चाहिए। अच्छा ये थोड़े होता है कि जैसे मान लो ए पर कंजर्व हो गया फिर इधर जाके कंजर्व हो गया, बीच में नहीं हुआ ऐसा थोड़ी होता है, हर इंस्टेंट पे कंजर्व होना चाहिए। यस
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए के अबाउट कंजर्व है कि नहीं एंगुलर मोमेंटम? सर इनिशियली है पर बाद अरे सुनो ना, अरे तुम कैसी बातें करती हो, अभी भी नहीं समझी मेरी बात को। इनिशियली और फाइनली नहीं, हर इंस्टेंट पे कंजर्व होना चाहिए। हाँ यस सर वो नहीं है अच्छा क्यों नहीं है? सर इसका टाइप तो आ रहा है अभी मतलब अबाउट सर हाँ। मतलब अभी फाइनल लोकेशन पे तो सर एमजी और ए के बीच में मतलब एट ए एमजी का टॉप का ही है हाँ, और बीच में फाइनल लोकेशन से पहले भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहे हैं। आता रहेगा मतलब जैसे वो दूर दूर हाँ दूर हाँ मूव करता जाएगा वो आता है ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं बनाता हूँ इस पर नॉर्मल रिएक्शन भी। तो नॉर्मल का टॉर्क पॉइंट बी के अबाउट एग्जिस्ट करता है कि नहीं? यस एम जी का टॉर्क कितना था? एम जी का टॉर्क आ रहा था एम जी इंटू इनटू एक्स एक्स ए, और नॉर्मल का कितना जाएगा? एन इंटू एक्स ए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इसकी भी उतनी है। नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? एम जी, नॉर्मल एम जी के ही बराबर है ना, वर्टिकल। अच्छा अब नॉर्मल के टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन बताओ क्या है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज तो अब देखो एम जी का जो टॉर्क है वो है क्लॉकवाइज, और नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों में मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, एम जी का टॉर्क या नॉर्मल का टॉर्क? सर मैग्नीट्यूड हम्म, सर इक्वल होगा यस, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है ना। हाँ अब तीनों फोर्स का मिला के टॉर्क कितना हुआ पॉइंट बी के अबाउट? फ्रिक्शन का टॉर्क कितना है? सर फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा ये अरे जीरो आएगा बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, वो तो यहीं से पास होगा ना। हाँ ये तो है ठीक है, तो फ्रिक्शन का जीरो है, जीरो और एम जी और नॉर्मल का मिल के जीरो हो गया, हाँ हाँ एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है मैग्नीट्यूड इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। अच्छा सारे मिला के एम जी का टॉर्क जीरो नहीं है ना, नॉर्मल रिएक्शन का जीरो है, लेकिन इन दो, मतलब सारे मिला हाँ के बेटा यही मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों का मिला के जीरो है। इसलिए बता रहा हूँ, रटे रहते हैं कई स्टूडेंट्स के, कंजर्व पता नहीं होता क्यों कंजर्व है। तो उसका रीज़न क्या है कि दोनों का जो टॉर्क है वो इक्वल और अपोजिट है। अच्छा अब आ जाते हैं हम तुम्हारे उस क्वेश्चन पर। उसमें क्या था, एक रिंग थी ना सबसे पहले जो आज हमने सॉल्व किया। यस सबसे पहले वाले में तो एक अब रिंग का जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वी नॉट, और एंगुलर वेलोसिटी क्या थी उसकी, वी नॉट बाई 2r। और जब पेयर रोलिंग स्टार्ट होगी तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमने मान ली थी v, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा के बराबर। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या ग्राउंड पर कोई भी पॉइंट ले लो, हमको अब मालूम है कि इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यस क्यों मालूम है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, उसकी लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास होगी इस पॉइंट से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। एम जी और एन का जो टॉर्क है वो बिल के जीरो हो जाएगा। इक्वल एंड ऑपोजिट ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व है रिंग का। तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बोलो कितना होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट? सर एक आएगा mv नॉट इनटू r हम्म, प्लस सर ये रिंग है ना mr स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा v एम आर स्क्वायर बाई टू नहीं बेटा, सर v नॉट बाय 2r है ना और mr अच्छा वी नॉट बाई टू आर का टू तो चलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में टू नहीं आएगा। हाँ सर mr अब इसमें देखो हमेशा डायरेक्शन में का ध्यान रखना है। ये जो एंगुलर मोमेंटम है एम बी नॉट आर, इसकी डायरेक्शन बताओ क्या है, सेंस ऑफ रोटेशन बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है ये? लीनियर मोमेंटम तो इसका इधर है राइट साइड में एम बी नॉट, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस किधर को है इसकी, हाँ ऊपर आएगी, ऐसे बनाएंगे ना, दोनों को टेल ऑन टेल बनाया करते हैं। और तो आर क्रॉस एम बी करोगे तो कैसा आएगा ये, क्लॉकवाइज। तो इसको लिखा हमने प्लस। दूसरा वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर अरे उसमें तो ओमेगा की डायरेक्शन दी हुई है ना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस आएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक से बताओ। यस सर हाँ
अच्छा, अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखना है हमको, तो फाइनल कितना लिखेंगे, एम वी इंटू आर, और ये कैसा है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, और दूसरी वाली टर्म क्या आएगी इसकी, इसकी आएगी mr स्क्वायर इनटू ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा क्या है, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी तो वी बाई आर, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, ये आएगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना हुआ, लेफ्ट साइड में है एम वी नॉट आर माइनस एम वी नॉट आर बाई 2 इक्वल टू, राइट साइड में कितना हो जाएगा, 3 बाई 2, नहीं 2 नहीं आया इसमें, ये एक मिनट, ये 2 एम वी आर हुआ, ये 2 एम वी आर, तो इससे बताओ वी कितना आ रहा है, आएगा 3m, ये आएगा mv नॉट r इज इक्वल्स टू, एम कैंसिल हो जाएगा बेटा, हाँ मतलब सर मैं लास्ट में कैंसिल कर देती हूँ, मतलब ये सारे एक टर्म एक जगह पे ले जाके फिर आई कैंसिल, 2v नॉट बाय 5 इज इक्वल्स टू v। अरे हम कान खींच देंगे वहीं आके, तुम्हारा इतनी छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही हो, हैं मैंने क्या मिस्टेक की? ये माइनस साइन है ना, प्लस, अच्छा हमने v नॉट लिखा है, 2mr v नॉट बाय 4 इज इक्वल्स टू, वी नॉट बाई 4 आएगा ना, ठीक, तो ये आ गया आंसर पुराना वाला। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में अगर हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारा टाइम सेव हो जाता है। अब आ जाओ जरा उस क्वेश्चन पर जो सबसे पहले नहीं, जो अभी हम बात कर रहे थे, जिसकी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क वाला क्वेश्चन। हाँ तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पोजीशन पे आ पाओगी तुम। तो ये है ओमेगा नॉट, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट। तो अब बताओ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है इसका, इसका तो सर आएगा mv नॉट r आएगा, एक तो सर मैं पहले डायरेक्शन निकाल, हाँ, और मुझे से भी कुछ मत पूछना, तुम केवल कैलकुलेशन करके बताओ कितना आ रहा है। अच्छा मतलब पूरा करके पहले, नहीं नहीं, पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बोलो, टोटल कितना है। एक मिनट दिस अच्छा, एक चीज़ ये बताओ कि इनिशियल तुमने कितना लिखा, एम वी नॉट इंटू आर, ये सेंस ऑफ रोटेशन कैसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कैसे निकाला, एम वी नॉट की डायरेक्शन किधर है, राइट साइड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए तुम कहाँ जाओगी, ऊपर या नीचे, कहाँ से, किसके अबाउट निकाल रही है एंगुलर मोमेंटम, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर खींचना है तो ऊपर, तो ऊपर जाना है, तो कितना लिखा हमने आर, तो ये क्लॉकवाइज होगा ना, तो इसमें गड़बड़ क्यों कर रही हो। अच्छा, दूसरा वाला क्या लिखना है हमको, ओमेगा नॉट इंटू आर, ये प्लस या माइनस,
अच्छा ओमेगा नॉट आर लिख रहा हूँ, आई सी एम इंटू ओमेगा लिखते हैं ना, तो ये है क्या चीज़, डिस्क है, तो डिस्क का आई कितना होगा, तो ये एम आर स्क्वायर बाई टू, और ओमेगा नॉट का कुछ रिलेशन दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ओमेगा नॉट ओमेगा। अब इसमें क्या कहा गया है कि आगे जाके ये क्या करती है, रुक जाती है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम बोलो कितना है इसका, नहीं और सर ओमेगा की वैल्यू में, अच्छा सर इसमें वापस वो फ्रिक्शन का टॉर्क लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? पूछो मत अभी अपने दिमाग लगाओ जल्दी से। फॉर्मूले पे स्टिक करो, है ना, कॉन्फिडेंट रहो। फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो हाँ, फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना है, 0। ठीक है, तो वो तो 0 हो गया। हाँ। और सर फिर इसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्या? चेंज क्यों, बिल्कुल चेंज होगी, फ्रिक्शन लग रहा है, चेंज होगी। डिस्क आगे जाके रुक गई है ना। हाँ। तो रुकने का मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी जब डिक्रीज किया तो एंगुलर मोमेंटम में, हाँ, तो मतलब रुकने का मतलब क्या चीज़ 0 हो गई है, वेलोसिटी 0 हो गई। तो सारी चीज़ें 0 हो गई ना उसमें। हाँ। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, 0। तो फाइनल 0 होगा जब रुक गई है, इतना अपने को सोचनी नहीं है। नहीं आया समझ में, नहीं सर आ तो गया, मतलब सही बात है। बॉडी अगर रुक गई है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 ही होना चाहिए। तो इससे क्या रिलेशन आया, m तो कैंसिल हो जाएगा, वेट हो जाएगा, नहीं नॉट आ, कितना आया, वेरी वी नॉट हाँ 2 वी नॉट लिखूंगा। क्या आंसर हुआ इसका, सर तो ये आएगा ऑप्शन बी। एक लाइन का सवाल है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। और अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं पता है, अगर तुम वो काइनेमेटिक्स लगाओगी जो हम सबसे पहले यूज़ कर रहे थे, v इक्वल टू वी यू प्लस ए टी और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी करने में, उसमें हालत खराब हो जाएगी। हाँ सर, मतलब मैं ना मतलब एंगुलर मोमेंटम वाला तो मेथड यूज़ करती नहीं हूँ, मैं दूसरे वाले मेथड पे ही ज़्यादा वो करती हूँ, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, लेकिन तुमने दूसरे मेथड से किया था इसको, हाँ, तो मुझे बताओ जरा क्यों नहीं हुआ, मैंने वो भी चेक करना है, होता तो उससे भी है, लेकिन मुझे चेक करना है कि तुम गलती कहाँ करती हो। शुरू हो जाओ, क्या करूँ बोलो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाना है, तो क्या लिखें v, u कितना है, a कितना आएगा, टॉर्क क्यों, अभी तो a निकाल रहे हैं ना बेटा, कितना, म्यू जी, तो माइनस म्यू जी प्लस म्यू जी, तो माइनस म्यू जी इंटू टी, तो वी नॉट कितना हो गया, म्यू जी टी, इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाली इक्वेशन बताओ, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी वाली इक्वेशन में क्या होगा, फाइनल ओमेगा कितना है,
इनिशियल ओमेगा। ओमेगा नॉट थी। अब बेटा एक काम करो, अब डायरेक्शन देख के लिखना, वैसे ही मत बोलना रैंडमली, है ना। अच्छा अच्छा। प्रॉपर डायरेक्शन देखना अल्फा की और ओमेगा की, इसके बाद प्लस माइनस लगा के लिखना है। यस सर, तो ये आ गया हमारा, इधर आ गया, ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आएगा। अच्छा देखो, एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्यों, रीज़न क्या है उसका? सर ये तो मतलब हम ऐसे चूज करते हैं ना हाँ कि बिल्कुल चूज़ कर लो, तो एंटी क्लॉकवाइज को अगर तुमने माइनस ले लिया है तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लोगी, ठीक है। हाँ। चलो तो इसको कितना लिखा, माइनस ओमेगा नॉट। हम्म। और अल्फा फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, लेफ्ट साइड अल्फा में। में तो म्यू एम जी आर इज इक्वल्स टू, ये डिस्क है, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा आएगा, तो अल्फा ये गया देन म्यू 2 म्यू जी बाय आर इज अल्फा। सेंस ऑफ रोटेशन बताओ। सेंस ऑफ रोटेशन से ये तो सेम, अच्छा सॉरी, ये इसकी तरह का है ना, एस आर, तो आर वर्सेस क्लॉकवाइज। लेकिन बेटा मैं कंसर्न इस चीज़ को लेकर, तुमको इतना टाइम क्यों लग रहा है इनकी डायरेक्शन वगैरह देखने में? नहीं उसको देखो क्या करना है, अपने को ये चीज़ दूर करनी है ना, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। तुम कैसे करती हो, फ्रिक्शन इधर है लेफ्ट साइड में, हाँ। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में नीचे बना रहा हूँ, नीचे ही बनाना है ना, यस या ऊपर? सर नीचे बनाना। किसके अबाउट निकाल रहे हैं हम ये टॉर्क, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना। तो नीचे ही बनाएंगे, तो ये क्लॉकवाइज है। तो बस इसमें डी क्रॉस एफ किया, तो डी से एफ की तरफ फिंगर्स को घुमाओ ना, राइट हैंड की डी से एफ की तरफ घुमा दो तो क्लॉकवाइज घूम जाएंगी, बहुत ही सिंपल है। यस सर। तो ओमेगा नॉट एंटी क्लॉकवाइज है, अल्फा क्लॉकवाइज है, तो अल्फा को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ओमेगा नॉट को लिखा हमने म्यू जी 2 म्यू जी म्यू जी बाय आर। बाई आर इंटू टी के बराबर, ठीक है। तो ओमेगा नॉट इक्वल टू आ जाएगा 2 म्यू जी टी अपॉन आर। म्यू जी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठा के इसमें रखो, तो 2 बाई आर, और म्यू जी टी कितना था, वी नॉट था, तो कितना आ गया, ओमेगा नॉट आर इक्वल टू 2 वी नॉट हो गया, ये भी खत्म हो गया, इससे भी आ जाएगा। यस ठीक है। अब तुमको कहाँ गलती होती थी तुमसे, देखो मैं बताऊँ तुम्हारी मिस्टेक कहाँ हो रही है। तुम्हारी मिस्टेक हो रही है एक तो डायरेक्शन निकालने में उसकी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, है ना। यस सर, मुझे प्रॉब्लम उसी में सबसे। हाँ तो अब इन चीज़ों में मतलब क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व होते जाएंगे, लेकिन हम आपको परफेक्शन हमको इनमें चाहिए, जो डायरेक्शन वगैरह निकालना है। यस और रुको जरा, मैं रोटेशन का और कोई क्वेश्चन था इसमें तुमने भेजा है? मतलब ये तो मतलब जो क्वेश्चन मैंने भेजे थे सब उसकी रोटेशन वाले थे, कुछ उसके भी थे, एक दो एलएम के भी थे। नहीं नहीं, पहले एक चीज़ पे स्टिक करो जरा, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें हम। ये Yes. लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड हैज़ ये बीट कैन स्लाइड ये बेसिकली सर्कुलर मोशन का ज़्यादा क्वेश्चन है, 43 जो तुमने भेजा है। और कोई बताओ जरा मुझे रोटेशन का। रोटेशन का सर आप एक बार वो वाला बता देना फिर, वो स्टार वाला, बाइनरी स्टार सिस्टम। अच्छा उसमें बताओ क्या हो रहा है क्वेश्चन में। सर मतलब ये ना, मतलब मुझे, मतलब ये तो बेटा मैं सोल्यूशन नहीं पूछ रहा, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन मुझे समझाओ, जिससे मुझे ये समझ में आए कि क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया है। यस, एक मिनट, मैं एक मिनट थोड़ा पढ़ेगा पढ़ ली होगा, रोटेटिंग फॉर द सेंटर ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, मतलब ये दो स्टार सिस्टम है, दो स्टार
मास दोनों का सेम है कि अलग अलग है? तो अलग अलग है। तो इसका मास हम मान लेते हैं m1, इसका m2, ठीक है। और क्या हो रहा है? तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। हाँ, म्यूचुअल अट्रैक्शन में घूम रहे होंगे। तो इसका जो रेडियस है वो सर्कुलर पाथ का कितना होगा? r1, इसका हो जाएगा r2, और ये ऐसे चल रहा होगा। और दूसरे वाले का जो रेडियस है वो इस तरह से होगा, है ना। अच्छा, अब इसमें पूछा क्या है उन्होंने? So, and it is asking the angular momentum of the binary star to the angular momentum of star B. अच्छा, तो मतलब दोनों का मिला के angular momentum पूछना है and only of M2 पूछना है। चलो अच्छा, अब उस क्वेश्चन को रखो साइड में, पहले तो जरा इसकी बेसिक चीज़ें समझ लो। बाइनरी स्टार सिस्टम का मतलब होता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें केवल दो पार्टिकल एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स में मूव कर रहे हैं। सिमिलर सिचुएशन कहाँ पर आती है? एटम्स में भी पढ़ा हुआ है आपने, है ना। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों घूमते हैं। हो सकता है भी मॉडर्न फिजिक्स तुमने नहीं पढ़ा होगा, है ना। हाँ सर, थोड़ा चलो, तो हम m1 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो m1 पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल वो कितना है? g m1 m2 अपॉन, हाँ मतलब d स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलो मैं ना इसको r लिख लेता हूँ, r1 r2 और r, ठीक है। ठीक है, GM तो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू, ये फोर्स किसके बराबर होगा? m1 मास इंटू एक्सेलरेशन होगा ना। तो m1 और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? m1 का ये होगा, बोलो क्या लिखूं मैं? दो टर्म, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ना ये। तो क्या लिखूं? दो टर्म होती है, ओमेगा में भी लिख सकते हैं, वी में भी लिख सकते हैं। तुम्हें कौन सा लिखना है? सर इसमें तो ओमेगा लिखना है, नहीं बट एंगल में दोनों लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, बट फिर भी ओमेगा तो m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू r1, ठीक है। हाँ। अच्छा, दूसरे पार्टिकल पर भी यही फोर्स लग रहा होगा, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी? m2 ओमेगा स्क्वायर r2। अब ये बताओ, इनका ओमेगा सेम होगा कि डिफरेंट होगा? तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बोथ स्टार्स इज सेम। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी कैसी होगी? सेम होगी। टाइम पीरियड कैसा होगा दोनों का? सर बट ये क्यों हो रहा है? अभी बताता हूँ। टाइम पीरियड कैसा होगा? सेम। दोनों को अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में कैसा टाइम लगेगा? सेम टाइम लगेगा। क्यों लगना चाहिए सेम टाइम? सर मतलब अगर ये ओमेगा सेम लग रही हो तो सर टाइम पीरियड भी सेम नहीं, मान लो तुम्हें पहली चीज नहीं पता है, अब एक्सप्लेन करो दूसरी को। हाँ तब मतलब हाँ। उसका रीज़न ये है कि अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो वो r डिस्टेंस फिक्स तभी रह सकता है ना जब जितने टाइम में ये इतना घूमे तो दूसरा भी उतना ही घूमना चाहिए। अदरवाइज दोनों का टाइम पीरियड अगर अलग अलग हो गया तब तो ऐसा होगा कि दोनों टकरा जाएंगे आफ्टर सम टाइम। यस सर, हाँ। मतलब ये इस तरह से अगर एक ज़्यादा तेज़ी से, ये ज़्यादा तेज़ी से घूमा, ये उतना नहीं गया, फिर तो ये पास आ रहे हैं, पास आते आते टकरा जाएंगे। ये नहीं हो सकता। और जब टाइम पीरियड दोनों का सेम है तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी बाय डिफ़ॉल्ट सेम होगी, क्योंकि टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या है? हाँ, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है। तो इतना क्लियर हो गया कि ओमेगा सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है। चलो अब ये बताओ, इनकी जो लीनियर वेलोसिटी है v, वो क्या होनी चाहिए? m1 की वेलोसिटी कहाँ होनी चाहिए इस समय? टेंजेंशियल होगी, ऊपर है कि नीचे है? कहाँ मान रही हो? मान लो इधर ही ले लेते हैं, ये है v1, तो v2 कहाँ होना चाहिए? v2 ऊपर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ये दोनों की वेलोसिटी इधर होगी तो आगे टकरा जाएंगे यहाँ पर आके।
नहीं तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, अदरवाइज उनको टकराएंगे नहीं तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, यानी कि जो डिस्टेंस आर है वो आर तो बदल जाएगा ना फिर, अगर डायरेक्शन इनकी सेम हुई तो ये इधर आ जाएगा, ये अच्छा इधर आ हाँ जाएगा, हाँ हाँ ओके। फिर इनके बीच हाँ का मतलब डिस्टेंस उनके चेंज हो बीच में वो जाएगा। डिस्टेंस चेंज होती रहेगी। डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहना चाहिए, एक तो ये हाँ हुआ, ठीक है। ठीक। अब ये जो दोनों स्टार का सिस्टम है इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं नहीं लग रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। ज़ीरो ही होना चाहिए। हाँ तो वो ज़ीरो कब होगा? जब दोनों की वेलोसिटी या लीनियर मोमेंटम कैसे अपोजिट हो, वो mv2 ये m1v1, ठीक है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम दोनों का कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। या नेट एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? इसका कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं लग रहा है। नेट टॉर्क जीरो है तो एल कैसा रहेगा? इसका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो इतनी चीज़ें देख ली हमने। अब मुझे R1 की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ R। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, R1 की वैल्यू आती है, कितनी आती है R1 की वैल्यू? ये आएगा m2 इंटू R अपॉन m1 प्लस m2। ये याद आया कुछ? यस अगर हम m1 से निकाल रहे हैं तो मास m2 का आएगा, और अगर R2 निकालेंगे तो ऊपर मास किसका आएगा? m1 का। m1R अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पर हम R1 और R2 की वैल्यू रख दें, या R1 की वैल्यू रख दो तो ओमेगा निकल आएगा। तो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू कितनी रखी है हमने? m2R अपॉन m1 प्लस m2। तो भाई अब इसको सॉल्व करके ओमेगा बताओ कितना आ रहा है? एक मिनट से मैं ना समझ रही थी, मैंने लिखा नहीं था। आराम से आराम से। सर ओमेगा की वैल्यू निकालनी है ना? सर ये आ रहा है होल अंडर रूट जी m1 प्लस m2 अपॉन r क्यूब। हाँ ठीक, वेरी गुड, तो ये ही आएगा। इस बार तुमने सही किया। G m1 m2 अपॉन आर क्यूब, ठीक है, ये ओमेगा हो गया। अब बेटा टाइम पीरियड और बता दे मुझे जरा कितना है? सर 2 पाई बाय ओमेगा। हाँ तो कितना हुआ टाइम पीरियड? T इक्वल टू, सर ये 2 पाई अपॉन ये वैल्यू है। यहाँ तो बोलो उसको। सर ये आएगा 8 पाई हो 8 कहाँ से आ गया? एक मिनट जो अंडर रूट के अंदर था उसको अंडर रूट और 2 पाई को बाहर रहने दो। नहीं, मैंने सारे का अंडर रूट ही कर दिया। होल अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन g m1। अब देखो जो मैंने लिखा ये समझ में आया? इतना ही आ रहा है, T इक्वल टू 2 पाई। मैंने ये बस अंदर ले लिया। ठीक है, ये सारी चीज़ कैसी है? कांस्टेंट है, देख लो आराम से। 2 पाई कांस्टेंट है, m1 m2 कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, तो T किसके प्रोपोर्शनल हो गया? या T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, ये क्या कहलाता है? हाँ तो इसमें भी वैलिड होता है ये।
तो टी स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू आर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ। अच्छा ओमेगा दोनों का सेम है क्योंकि देखो मास इसमें m1 प्लस m2 आ रहा है, इसमें m1 या m2 नहीं आया। ओमेगा के एक्सप्रेशन में क्या आया है, अंडर रूट जी m1 प्लस m2 अपॉन r, ठीक है। तो ओमेगा दोनों का सेम होगा, पार्टिकल किसी एक पार्टिकल की मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो m1 m2 आ रहा है। क्लियर ये चीज़? अच्छा टाइम पीरियड भी तो निकाल लिया हमने। अब मुझे क्वेश्चन देखने दो, उसमें पूछ, अच्छा v भी निकाल दो, v कितना आ रहा है, v1 इक्वल टू कितना आएगा, फिर ये आएगा R1 ओमेगा और v2 आएगा ओमेगा r2। तो v1 और v2 कैसे हैं, इक्वल नहीं होंगे, ये अलग अलग होंगे, ठीक है। अब तो अगर तुम्हें एंगुलर मोमेंटम चाहिए है तो एंगुलर मोमेंटम लिखो m1 v1 r1, किसी भी एक का एंगुलर मोमेंटम। तो m1 और v कितना आया बेटा, ओमेगा r1 है, यस सर, और एक और है r1 इसमें, तो कितना हो गया ये m1 ओमेगा r1 स्क्वायर। रख दो वैल्यू, L1 इक्वल टू m1, ओमेगा की वैल्यू तो थी अंडर रूट जी m1 प्लस m2 अपॉन r इंटू r1 स्क्वायर। r1 को भी r की टर्म्स में लिखो, कितना था ये, R1 था M2 into D अपॉन M1, m2 इंटू r अपॉन हाँ सॉरी R लिया था, m1 प्लस m2, और इसका ये होल स्क्वायर था, है ना। यस। अच्छा अब इसमें कुछ कैलकुलेशन करके बाकी देखो कितना बच रहा है। सर थोड़ा weird आपको आ रहा है। अच्छा आने तो कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ ये क्वेश्चन है कहाँ पर, हाँ मिल गया मिल गया, सर ये मतलब ये मेरे को शीट से मिली है सर। ठीक है कोई बात नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो ये ठीक लिखा हुआ है, इसी तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। अगर तुम चाहो तो इसको एम आर स्क्वायर ओमेगा करके भी लिख सकती हो, m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, L1 इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा इसका एंगुलर मोमेंटम, और दूसरे का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, m2 M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। हाँ। अच्छा अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये तो इसका बेसिक हो गया बाइनरी स्टार सिस्टम का। अब इसमें क्या पूछा ये देखते हैं। ए बाइनरी स्टार कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स A एंड B वेयर ms इज मास ऑफ द सन, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। मास इनका एक का दिया है 2.2 ms और दूसरे का 11 ms। मुझे डाउट हो रहा है ये 22 ms और 11 ms तो नहीं है, या 2.2 ही है। तो ये 2.2 है, ये 11। चलो खैर कोई बात नहीं। They are separated by distance d and are rotating about their center, which is stationary. The ratio of their angular momentum of the binary star to the angular momentum star total angular momentum यानी कि L1 plus L2, L1 plus L2 और किसका, स्टार B का, यानी कि L2 का निकालना है, ठीक है। तो अब तो आ जाएगा इसमें, अब तो ऐसी कोई बात नहीं रही, यानी कि ये कैलकुलेशन ही करना। अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए तुम ऐसे करना है इसको, L1 अपॉन L2 प्लस 1। हाँ। अच्छा अब इसमें L1 L2 के लिए ना इसमें रिलेटिवली सिंपल है कैलकुलेशन। क्यों सिंपल है, क्योंकि इसमें जो मास दिए हैं ना वो सारे मास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मास ऑफ द सन की टर्म्स में। जैसे M1 है, ये किसका मास है, उसमें काफी वो भी टर्म्स हैं जो कांस्टेंट ही रहेंगे। हाँ जैसे L1 में तो वो भी है ना G M1 M2 वाले टर्म्स। हाँ जैसे ओमेगा है बेटा, ओमेगा बोलो क्या फॉर्मूला है, G M1 प्लस M2 अपॉन R। तो अब बताओ जरा ओमेगा कितना आएगा, R क्यूब था ना। हाँ R क्यूब है।
जी मास इसका बताओ, एक का मास कितना है 2.2 2.2 ms प्लस m2 कितना है 11 और इसको आर क्यू भी रहने दो, तो कितना हो गया ओमेगा अंडर रूट जी इंटू 13.2 ms 13.2 ms अपॉन आर क्यूब। ठीक, अच्छा अब हमको एंगुलर मोमेंटम लिखना है। L1 कितना आएगा, L1 यानी कि इसमें एक स्टार ए है ना, तो मैं एल ए लिख लेता हूँ। एल ए इक्वल टू मास हो जाएगा 2.2 ms, इसकी स्पीड कितनी होगी v1 या va और आर ए के बराबर। चाहो तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर दें हम, ओमेगा में। वी ए किसके बराबर होगा, आर ए ओमेगा। हाँ तो ओमेगा ए इंटू आर ए का स्क्वायर। तो एल ए, बस इसमें ना कैलकुलेशन ही बचा है बेटा ये। सर कैलकुलेशन है और ओमेगा का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। हाँ सर, मतलब बहुत सारा नहीं नहीं, क्या सुनो तो, अरे रुको तो नहीं करना है तुमको भी पूरा ये इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि ओमेगा दोनों का सेम होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो ये L1 अपॉन L2 प्लस 1 करना है ना हमको, यानी कि एल ए अपॉन एल बी प्लस 1। देखना इसमें डिनोमिनेटर में किसका लेके आना था, ए का या बी का। बी, तो ये एल ए प्लस एल बी करना है। तो अब जब एल ए लिखोगी तो ये आएगा मास किसका, ए का, और v कितना हो जाएगा ओमेगा आर ए एम वी और आर ए अपॉन नीचे कितना आएगा एम बी का स्क्वायर प्लस 1। तो ओमेगा तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या एम ए आर ए स्क्वायर अपॉन प्लस 1। अब इसकी वैल्यू रख दो, एम ए आर ए कितना होगा एम बी इंटू आर, एम ए प्लस एम बी, और इसमें क्या बचेगा एम बी इंटू, रुक जाओ तुमने यार स्क्वायर नहीं किया इसमें, एम ए, ठीक है। आर ए को कितना लिखा एम बी इंटू आर का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिखूंगा एम बी इंटू आर बी कितना होगा, और जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में एम ए प्लस एम प्लस 1। अब बताओ कितना बच रहा है ये, तो ऊपर बचेगा एक एम ए एम बी, तो ऊपर नीचे कट ही जाएगा, तो ऊपर बचेगा और आर भी कट जाएगा। तो क्या बचा बचेगा एम बी बाय एम बी अपॉन ए प्लस 1, यानी कि ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, एम ए प्लस एम बी अपॉन एम ए। पक्का कोई, तो इसमें ऐड करूँ कितना हुआ ये एम ए प्लस एम बी कितना 13.2 और एम ए कितना है नीचे 2. तो अब ये कितना 132 अपॉन 22, ये 6 है। अरे तब तो ये तो बड़े जल्दी परफेक्ट इंटीजर आ गया। ऑप्शन देखें क्या थे इसके, ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉल्व। तो देखो देखने में कैलकुलेशन लग रहा था बहुत वियर्ड चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन जैसे ही हमने ये डिवाइड किया ना इसमें, तो चीज़ें कैंसिल होती जा रही हैं इसमें, ठीक है। लेकिन बाइनरी थ्योरम, जो बाइनरी स्टार सिस्टम की जो थ्योरी है ना, ये वाली जो सारी चीज़ें याद करना है इसको।
नो ये कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, ग्रेविटेशन में भी है ना ये तो ये ग्रेविटेशन ही है। हाँ ये ग्रेविटेशन ही है, ग्रेविटेशन में ही ये होते हैं ये क्वेश्चन। यस लेकिन इसमें तुमको क्या क्या याद रखना है, ओमेगा दोनों का सेम होगा, टाइम पीरियड सेम होगा, वी दोनों का अलग होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम कितना होगा इसका, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहता है ना तो टोटल लीनियर मोमेंटम 0 आना चाहिए, यानी कि m1 v1 r1 इक्वल टू m2 v2 r2 आना चाहिए। यस बट ये तो ऑपोजिट है। एक मिनट रुक जाओ, मैंने गलत बोल दिया, तुम यस बोलती जा रही हो। m1 v1 इक्वल टू m2 v2 आना चाहिए। लीनियर मोमेंटम कितना लिखोगी इसका, हाँ, और दूसरे का m2 v2, तो लीनियर मोमेंटम 0 होगा कि नहीं इसका, ओमेगा सेम है ना कंफर्म, हाँ सर तो ओमेगा सेम है तो ओमेगा किसके बराबर होता है, v इक्वल टू ओमेगा 1 r1, तो ओमेगा तो सेम है, r1 तो अलग है, यानी कि v1 v2 कैसे होंगे, अलग अलग होंगे इनके। और टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना, m1 v1 r1 m2 v2 r2। तो बेसिकली अगर तुम्हारे केवल ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में सेट है कि ओमेगा और टी सेम है दोनों का, तो बाकी चीज़ें तुम निकाल लोगी। और ये वाले जो फॉर्मूले ना r1 r2 ये हमको याद रहने चाहिए, ठीक है। अभी रोटेशन की ना और चीज़ें तुमको मुझे बतानी पड़ेंगी। देखो मुझे आज लग रहा है कि मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है तो मैं जल्दी जल्दी में समझा दिया है, लेकिन तुम आराम से तसल्ली से पढ़ना। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में जल्दबाजी ना करके ना थोड़े से कॉन्सेप्ट भी अभी एब्जॉर्ब कर लो, फिर क्वेश्चन तो ये सारे सॉल्व होते जाएंगे। जो भी मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, जैसे भी रोटेशन वाले क्वेश्चन है, रोलिंग वाले क्वेश्चन है, ये सारे सॉल्व होते जाएंगे। बस एक एंगुलर मोमेंटम और अच्छे से अभी मैं कराऊंगा। अभी मैंने तुमको ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी बता दिया है एंगुलर मोमेंटम, अभी थोड़ा और बताना बाकी है मुझे एंगुलर मोमेंटम, इसके बाद ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो तुमने भेजा है वो जेई मेन का ना, वो मैं बता रहा हूँ ये इतना बेहतरीन सवाल है, ये मेंस का क्या, ये तो एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन है। मालूम कौन सा, जेई मेन 2019 का जो क्वेश्चन है एक, कि एक पार्टिकल मास m/2 और ये L, तो उसमें कुछ एनर्जी वगैरह पूछा है ना, टेंशन पूछा है। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी हम करेंगे, कल करते हैं इसको। अच्छा, कल तुम्हारी क्लास कब है? सर मेरी कल क्लास 6 बजे से। 6 से कब तक? 5 से 9 तक। अच्छा, फिर तो 9 से क्लास करना बेकार। तुम्हारे 5 से 9 कौन सी क्लास? परसों कर सकती हूँ, परसों अगर आप फ्री हो तो। हाँ ठीक है, परसों को नहीं, देखो मैं ना कंफर्म में कर पाऊंगा, मेरा खुद का दूसरा टाइम टेबल भी आता है। नहीं सर, कोचिंग में तो वही होता है। तो परसों की क्लास में तो मैं बता पाऊंगा कल, है ना, कल मेरा टाइम टेबल आएगा परसों का। अच्छा, तो फिर मैं उसकी बेसिस पे तुमको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो कुछ भी हमने किया, इसको तुम रिवाइज करके इसमें से क्या क्या चीज़ तुम्हें पूछनी है ये तैयार रखना, ठीक है। चलो तो फिर आज मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक, नहीं नहीं नहीं, मैं भेज दूंगा तुमको, है ना, इसकी PDF फॉरवर्ड कर दूंगा ये। कोई बात नहीं, भेज दूंगा, कोई बात नहीं, भेज दूंगा तुमको, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, भेज दूंगा अभी, है ना। ओके, चलो बाय बाय।